तो हेलो मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार जीडब्ल्यू में। और मैं हूं डियर साथियों आपके साथ राहुल सर। तो डियर साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 5 डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है। और डी और एफ ब्लॉक में हमने ये डी ब्लॉक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। डी ब्लॉक को हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं और फिर एफ को कंप्लीट करेंगे। तो डी ब्लॉक हमारा कल हो जाएगा फिनिश, है ना, कल तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से उनको देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है कड़न एंथैल्पी से। देखो, कड़न एंथैल्पी वाला हमने एक क्वेश्चन कल किया था, लेकिन एक क्वेश्चन और हमारा कड़न एंथैल्पी वाला रह गया है, पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक, है ना, श्रेणी में स्कैंडियम से कहां तक बेटा, जिंक तक कड़न एंथैल्पी का मान कम होता है, ठीक है। या फिर ऐसा बोलूं, स्कैंडियम श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक में जिंक की कड़न एंथैल्पी का मान कम होता है, अर्थात 126 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। क्यों? अब यहां से ध्यान रखना, सबसे कम कड़न एंथैल्पी का मान किसका होता है? जिंक का होता है। और जिंक की कड़न एंथैल्पी का मान कितना होता है? 126 किलो जूल मोल इनवर्स। ये भी याद रखना है ना। सबसे कम किसका होता है? जिंक का। किसका? जिंक का। कितना? 126 किलो जूल मोल इनवर्स। अब बात यह है कि इसकी कड़न एंथैल्पी का मान कम क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था कड़न एंथैल्पी क्या होता है। तो देखो, मैंने आपको कल समझा के रखा था, किसी भी पदार्थ के एक मोल को उसकी गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको, वो आपकी कड़न एंथैल्पी है। किसी भी पदार्थ के एक मोल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए उसको हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो आपकी कड़न एंथैल्पी होगी। ये मैंने बताया था। और संक्रमण तत्वों में ये जो कड़न एंथैल्पी है वो करती है बेटा डिपेंड किस पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक हैं, तो आपको पता है बंध जो है ना, वो मजबूत बनता है। कैसा बनता है बेटा? मजबूत बनता है ना। और मजबूत बंध को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, तो कड़न एंथैल्पी का मान ज्यादातर उच्च ही होता है ना। हमने लिखा था संक्रमण तत्वों की कड़न एंथैल्पी का मान उच्च होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं ना, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो इनके बाद जो बंध है वो मजबूत बनता है, और मजबूत बंध को तोड़ना है तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो कड़न एंथैल्पी का मान उच्च होगा, ठीक है। लेकिन इनने बोला है कि जब स्कैंडियम से हम जिंक में जाते हैं तो जिंक की कड़न एंथैल्पी का मान सबसे कम क्यों होता है? तो आपको पता है, सिंपल सा यार, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो ये होता है आर्गन और 3d10 और 4s2, ये होता है। तो अब आप यहां पर देखोगे कि भैया जिंक के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो, यहां भी ये फुल भरा है और यहां पर भी ये फुल भरा है। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनके जो जिंक के साथ जो भी बंध बनेगा वो बंध दुर्बल होगा, और दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए कम ही ऊर्जा लगेगी ना। जब बंध दुर्बल होगा तो दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, और ऊर्जा कम होगी तो कड़न एंथैल्पी का मान तो कम ही होगा ना। बिल्कुल होगा कि नहीं, है ना, होगा कि नहीं? बिल्कुल, है ना। तो इसका आंसर लिखा है जिंक की कड़न एंथैल्पी का मान कम होता है। इसका कारण यह है कि इसकी मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो, ये इसकी मूल अवस्था है, और ऑक्सीकरण अवस्था जिंक 2+ प्रदर्शित करता है। तो जैसे ही 2+ प्रदर्शित करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन दान हो जाएंगे। तो हमारे पास केवल ये बचेगा, आर्गन और 3d10, ये बस बचेगा। तो देखो, इसकी मूल अवस्था ये है और ऑक्सीकरण अवस्था ये है। इस दोनों अवस्थाओं में जो है ना, इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनका जो बंध है वो दुर्बल बनेगा, और बंध दुर्बल होगा तो कड़न एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। यह हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो है ना, असमानुपातन का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। जो असमानुपातन का अर्थ पूछा है ऑक्सीकरण अवस्था में, जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें असमानुपातन का अर्थ पूछा है। ध्यान रखना, असमानुपातन का अर्थ ऑक्सीकरण अवस्था में पूछा है। तो यहां पर समझो पहले भाई, जो असमानुपातन शब्द दिख रहा है ना, इस असमानुपातन शब्द का मतलब ये होता है बेटा, क्या हो, जब एक ही पदार्थ का, क्या हो, जब एक ही पदार्थ का, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हो। क्या हो बेटा? ऑक्सीकरण।
और उसी पदार्थ का अपचयन हो। क्या हो बेटा? अपचयन, है ना। तो अपन ने देखो 11th में भी पढ़ा था इसको, 11th में हमने पढ़ा था, है ना, कि जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एक ही पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक ही पदार्थ का अपचयन होता है तो उसे असमानुपातन कहते हैं, उसे असमानुपातन कहते हैं। और ये असमानुपातन होता कब है? तो ये जो असमानुपातन है बेटा जब होता है जब कोई विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था, जब कोई विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था, जब कोई विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम या अधिक ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अस्थायी। कैसी हो बेटा? अस्थायी हो। देखो असमानुपातन का मतलब क्या है? जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो उसे असमानुपातन कहते हैं। और असमानुपातन की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम या उससे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अस्थायी हो। जैसे उदाहरण सुनो, जैसे मान के चलो ये आपके पास Cu+ है। क्या है बेटा? Cu+ है। अब ध्यान रखना ये क्या है? Cu+ है। तो जैसे हम इस Cu+ को जलीय विलयन में डालते हैं, किस में डालते हैं बेटा? जलीय विलयन में डालते हैं, मतलब जल में डालते हैं। जैसे इसको हम जलीय विलयन में या जल में डालेंगे तो पता या तो इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना, या तो इस पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। मतलब या इस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा या तो इस पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। अच्छा, अपचयन और ऑक्सीकरण हुआ क्यों? जरूरत क्या थी? तो भाई ये इसलिए जरूरत थी क्योंकि ये वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो अस्थायी थी। देखो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहां पर इसकी कितनी है? 2+ है। तो देखो ये यहां पर इसका असमानुपातन हुआ क्यों? इसका ऑक्सीकरण अपचयन हुआ क्यों? क्योंकि ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ अस्थायी थी। अगर ये स्थायी होती तो ना तो इसका ऑक्सीकरण होता ना तो इसका अपचयन होता। अस्थायी थी। अस्थायी होने के कारण जब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है ना ग्रहण कर लिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये कायम बदल गया, Cu में बदल गया। और यदि इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो ये Cu2+ में बदल गया। और एक ही इलेक्ट्रॉन दान किया, देखो एक इलेक्ट्रॉन, देखो Cu+ का मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। Cu+ का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यदि ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो Cu0 बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, एक इलेक्ट्रॉन और दान कर देगा तो ये Cu2+ में बदल जाएगा। बताओ, एक की तो कमी है, एक और दान कर देगा तो ये Cu2+ में बदल जाएगा। एक तो इसने दान कर ही दिया, एक और दान कर देगा तो Cu2+ में बदल जाएगा। और यहाँ ग्रहण कर रहा है तो 0 में बदलेगा। मतलब अगर ग्रहण किया तो इसने यहाँ पर क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। और नीचे वाली लाइन जो इधर से इधर की जा रही है इसमें क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ और एक ही पदार्थ का अपचयन हुआ, इसलिए असमानुपातन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? असमानुपातन दिखा रहा है। तो जब कोई विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे अधिक या उससे कम ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अस्थायी होती है तो उसका असमानुपातन होता है। मतलब ऑक्सीकरण और क्या होता है? अपचयन होता है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑक्सीकरण अवस्था में असमानुपातन का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको यही लिख लेना है कि जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम या उससे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में कम स्थायी होती है तो उसका असमानुपातन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। अर्थात इसका ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। बस इतना लिखना है और एक उदाहरण देना है। क्या देना है बेटा? उदाहरण, है ना। तो उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरण आपका यही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला उदाहरण है। उदाहरण ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं उदाहरण को थोड़ा थ्योरी में लिखवाऊंगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है इसका, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? जैसे Cu+, ठीक है ना, Cu+। देखो मैंने यहाँ 1 लिखा है ना, इसका मतलब है Cu+ है, ठीक है ना। Cu+ ऑक्सीकरण अवस्था जब Cu0 तथा Cu0 और Cu2 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में कम स्थायी है, इसलिए Cu जो प्लस है इसका क्या होता है? असमानुपातन होता है। देखो Cu0 और Cu2+ की तुलना में क्या है? कम स्थायी है ये वाला, इसलिए इसका असमानुपातन होगा, मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को यहाँ पर दे देना। जैसे ये Cu+ है, ठीक है। अब ये कम स्थायी है इसलिए Cu0 और जो Cu है
वो 2 प्लस में बदल जाएगी, मतलब इसका असमानुपातन होगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। अब आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ बेटा, है ना, एक एग्जांपल मैं इसका और समझाता हूँ, उस एग्जांपल को और देखिएगा आप। ठीक है ना, जैसे मान के चलो ये लिखा है भैया एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल सेम शब्द आएंगे, है ना, बिल्कुल सेम शब्द आएंगे। इसको मैं हटाता हूँ, इसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इसका उदाहरण लिखो आप पहले, है ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं लेना है तो कैसे भी करके आप इसको नोट कीजिए। मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल बेटा mn पर है। किस पर है? mn पर। तो क्या होता है जब mn की छठी मतलब 6, ये लिखा है ना 6, जब mn की 6 ऑक्सीकरण अवस्था mn7 और mn4 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में कम स्थायी होती है तो Mn का क्या हो जाता है? असमानुपातन हो जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑक्सीकरण अवस्था Cu की कौन सी कम स्थायी है? प्लस वाली। ठीक है, क्योंकि उसका असमानुपातन हो जाता है। और Mn की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है? 6 वाली, इसलिए उसका असमानुपातन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया देखिए, तो यहाँ पर बेटा लिखा है MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस। यहाँ पर Mn जो है ना Mn जो है 6 ऑक्सीकरण अवस्था में। कैसे? देखो, अगर हमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो वो 11 का तरीका, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दी उसको x मान लेते हैं। ठीक है ना, फिर प्लस O की कितनी होती है बेटा? -2 होती है, बट O कितने हैं? 4। ठीक है, अब बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में -2 आएगा, क्योंकि यहाँ जो आवेश लगा होता है वो बराबर में आता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो बराबर 0 आता है ना, लेकिन यहाँ पर -2 लिखा है इसलिए आएगा -2। इसको सॉल्व करो तो 2 दूनी कितने, 4 दूनी कितने होगा? -8 बराबर के -2। अब ये इस तरफ जाएंगे तो ये आपका -2 प्लस का 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 6। तो देखो यहाँ पर Mn जो है 6 ऑक्सीजन अवस्था में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब इसको हम जलीय विलयन में डालते हैं, इसमें डालते हैं जलीय विलयन में, तो ये जो है ना H+ जो आयन है इससे रिएक्शन करके बेटा क्या बदल जाता है? तो ये बदल जाता है MnO4 1 माइनस, MnO4 -1 लिख लो चाहे तो, -1 में। ठीक है, MnO4 -1 में बदल जाता है, और MnO2 और जल में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके 4 अणु लेना पड़ेंगे पूरा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो Mn है, यहाँ जो Mn है वो आपका बेटा 7 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ Mn है वो आपका 4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ का जो Mn है वो 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। मैंने यहाँ पर निकालना बताया तो आप इसकी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा क्या होता है कि जब Mn को जलीय विलयन में डाला जाता है तो ये Mn की जो 6 वाली ऑक्सीकरण अवस्था है वो अस्थायी हो जाती है। किससे? 7 से और 4 से। तो इसका क्या हो जाता है? असमानुपातन। जब इसका असमानुपातन होता है तो या तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और या तो इसका क्या हो जाता है? अपचयन। ठीक है ना, तो जब 6 से 7 में आएंगे, है ना, 6 से किस में आएंगे? 7 में आएंगे, तो यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और जब 6 से 4 में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो देखो, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक ही पदार्थ का अपचयन हुआ है, इसलिए असमानुपातन है। तो मैंने इसके 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं, तो आप दोनों ही एग्जाम्पल को लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये असमानुपातन का मीन समझ गया आप। ठीक है ना, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा हमारा एक अगला क्वेश्चन तैयार हमारे पास होता है, और वो क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि Cu+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता, क्यों? ठीक है, तो अपन समझ ही चुके हैं, हम जान ही चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि Cu जो प्लस है वो जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि Cu+ का असमानुपातन हो जाता है, अभी तो आपको सिखाया। अब असमानुपातन हो जाता है तो Cu जो प्लस है वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था 0 में या 2+ में बदल जाता है, तो असमानुपातन हो जाता है Cu+ का, है ना, इसलिए वो जलीय विलयन में अस्थायी नहीं होता। तो आप इसमें यही लिख सकते हो, Cu+ जो जलीय आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता, इसका कारण यह है कि Cu+ का असमानुपातन अर्थात ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो जाता है, जिससे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था Cu+ जो है ना बन जाती है। ठीक है ना, और बस इसमें आप उदाहरण दे देना, कौन सा वाला? ये वाला Cu+, है ना, जैसे ही हम इसको किस में डालते हैं बेटा? जलीय विलयन में। ठीक है ना, जलीय विलयन में, तो या तो ये Cu का अपचयन हो जाएगा या इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो जब अपचयन होगा तो ये 0 में बदल जाएगा, और ऑक्सीकरण होगा तो ये 2+ में बदल जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब जानती हो ना, इलेक्ट्रॉन दान करना, है ना,
और अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, तो ये आप इसका एग्जाम्पल दे देना, ये इसकी थ्योरी दे देना, हो जाएगा, मतलब यहाँ दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना। चलो अब भाई अगला हमारा जो क्वेश्चन तैयार होगा वो होगा आपका अंतरकाशीय यौगिक वाला। ठीक है ना। अंतरकाशीय यौगिक क्या है? ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। आप तो पहली हेडिंग तो आप ये डाल सकते हो कि अंतरकाशीय रिक्ति क्या है। तो मैंने कल ही आपको अंतरकाशीय रिक्ति के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने बताया था किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरकाशीय रिक्ति कहते हैं। क्या कोई अणु भी हो सकता है, कोई तत्व भी हो सकता है ना। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरकाशीय रिक्ति कहते हैं। ये वाला इसमें डायग्राम बना लेना। जैसे मान के चलो ये हमारा पास एक कोई यौगिक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक कोई यौगिक है और इसमें ये यौगिक के क्या है? परमाणु। यौगिक के क्या है? ये परमाणु। ठीक है ना, ये यौगिक के परमाणु। ठीक है ना, इस टाइप से। तो इस यौगिक के मध्य में एक रिक्त स्थान होता है, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये जो रिक्त स्थान है दिख रहा है ना, यही तो है आपकी अंतरकाशीय रिक्ति। यही क्या है? अंतरकाशीय रिक्ति है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना भैया? अंतरकाशीय रिक्ति, अंतरकाशीय रिक्ति। ठीक है, तो ये अंतरकाशीय रिक्ति है। ठीक है ना। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य उपस्थित जो रिक्त स्थान है उसे अंतरकाशीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है ना। अब अंतरकाशीय रिक्ति हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन जनरेट होगा अगला वाला। ठीक है, कि भाई जो अंतरकाशीय जो यौगिक हैं वो क्या होते हैं। तो आपको पता है कि संक्रमण तत्वों में अंतरकाशीय रिक्ति होती है ना, जिसमें छोटे आकार के, मैंने कल ही समझाया था, जिसमें छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन हुआ, बोरॉन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। ठीक है, ये छोटे, जैसे कार्बन हुआ, छोटे आकार के परमाणु इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही छोटे आकार के परमाणु इसके अंदर प्रवेश करेंगे, तो छोटे आकार के परमाणु इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर जो जाके जो हमारा यौगिक बनेगा वो आपका अंतरकाशीय यौगिक होगा। जैसे मान के चलो ये निकेल है, ये पूरा आपका क्या है? एक निकेल है। अब निकेल के अंदर अगर हाइड्रोजन प्रवेश कर गया तो ये बन गया आपका निकेल हाइड्राइड। क्या बन गया? निकेल हाइड्राइड। अगर ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम के अंदर कार्बन प्रवेश कर गया तो ये टाइटेनियम कार्बाइड बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल, है ना। तो मतलब आप यही समझ लेना कि संक्रमण तत्वों में अंतरकाशीय रिक्ति होती है, जिसमें छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन आदि आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और धातु परमाणु के साथ बंध बनाकर, ठीक है, एक बंध बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? अंतरकाशीय यौगिक। ये सिंपल सा है, ये फंडा आप समझ गए। ठीक है ना। अब अंतरकाशीय यौगिक के कुछ गुण होते हैं बेटा। ये जो अंतरकाशीय यौगिक है इसके कुछ गुण हैं। क्या गुण है? तो भैया इसका पहला गुण ये है कि इन यौगिकों की गलनांक शुद्ध धातु से अधिक होती है। अब इन यौगिकों की गलनांक शुद्ध धातु से अधिक होती है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो ये अंतरकाशीय यौगिक बन गया, ये जो TiC है अंतरकाशीय यौगिक बना। अब ये अंतरकाशीय यौगिक बना किससे? Ti से बना। किससे बना? Ti से बना कि नहीं बना? ये वाला अंतरकाशीय यौगिक है वो Ti से बना, तो ये आपकी शुद्ध धातु हो गई और ये अंतरकाशीय यौगिक हो। तो यही बोला है कि इसके गलनांक क्वथनांक के मान शुद्ध धातु से अधिक होते हैं। तो इसका जो गलनांक क्वथनांक है ये शुद्ध धातु इससे ज्यादा, मतलब जिससे बना है वो उससे ज्यादा होंगे इसके गलनांक क्वथनांक के मान। ठीक है ना। चलो अब फिर अगला पॉइंट ये है कि अंतरकाशीय यौगिक शुद्ध धातु की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। मतलब जो अंतरकाशीय यौगिक है वो शुद्ध धातु की तुलना में अधिक कठोर है। ठीक है ना, ये अधिक कठोर है। ठीक है, मतलब ये वाला ज्यादा कठोर है और ये शुद्ध धातु है, इससे ये ज्यादा कठोर रहेगा। ठीक है ना। चलो फिर अगला पॉइंट रहेगा इसकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। मतलब इसकी चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि अंतरकाशीय यौगिक हो बन जाएगा तो इसकी जो चालकता वो नष्ट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। चलो अगला है रासायनिक रूप से यह यौगिक निष्क्रिय होते, मतलब क्रिया नहीं करते ये, मतलब जैसे ये बन गया तो इनकी क्रियाशीलता खत्म हो जाती है लगभग, है ना। तो क्रियाशीलता इनकी क्या हो जाती है? खत्म। रासायनिक रूप से ये कैसे होते हैं बेटा? निष्क्रिय होते हैं। तो ये अंतरकाशीय यौगिक के क्या हो गए? गुण हो गए। ठीक है ना। अब अंतरकाशीय जो यौगिक हैं उनके प्रकारों पे बात करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो अंतरकाशीय यौगिक है ना बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा रस समीकरण मितीय यौगिक और दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय यौगिक। तो देखो ऐसे यौगिक जो सामान्य संयोजकता नियम का पालन करते हो, मतलब संयोजकता जैसे हम पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन पे 2+ होता है, हाँ होता है। जैसे हाइड्रोजन पे 1+ होता है, हाँ होता है।
तो जो सामान्य संयोजकता नियम का पालन करते हुए बनेंगे वो आपके जो है ना रस समीकरण होंगे, है ना। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा NiH, बिल्कुल NiH सामान्य नियम का पालन करते हुए बना है, ठीक है। जैसे COH हुआ, TiH हुआ, TiC हुआ, ये सामान्यता नियम का पालन करते हुए बने हैं। लेकिन आप आहार समीकरण में तो देखो ये लिखा है TiH 1.7, ये 1.7 क्या है भाई? 1.7 नाम की ऑक्सीकरण अवस्था आपने कब पढ़ी है? आपको पता है ऑक्सीकरण अवस्था या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है, क्या दशमलव में भी होती है? दशमलव वाले तो आपने पढ़े नहीं पढ़े ना। तो ये नियम का पालन करते हुए नहीं बने, जो सामान्यता नियम का पालन करते हुए नहीं बनती उन्हें क्या बोलते हैं? आर्ध समीकरण यौगिक। जैसे हमने लिखा NiH 1.9 या 1.3, जैसे Zn 1.02, ये कौन सी ऑक्सीकरण है? पॉइंट में तो हमने नहीं पढ़ी, तो ये नियम का पालन करते हुए नहीं बनी। फिर भी लेकिन इसके अंश जितने अंश इसके अंदर होते हैं उसके आधार पे निकाला जाता है, तो ये आर्ध समीकरण मितीय यौगिक है ना। तो हमारे 4 क्वेश्चन तो आज की वीडियो में कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 4, है ना। तो भाई देखो पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा था? तो पहला हमारा क्वेश्चन था वो असमानुपातन, नहीं कड़न एंथैल्पी से संबंधित था, जिंक की कड़न एंथैल्पी। दूसरा हमारा असमानुपातन का भी था क्वेश्चन, असमानुपातन से मतलब। फिर CO का जलीय विलयन में अस्थायी होता है क्यों, ये वाला क्वेश्चन था। और फिर हमारा जो अंतरकाशीय यौगिक वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। बस इन 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज, है ना। और कल की वीडियो में हम डी ब्लॉक खत्म करेंगे और फिर कल परसों से हमारा F ब्लॉक खत्म हो जाएगा, मतलब इस वीक में हमारा D और F फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, कौन सा बचा है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।